तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ के आसमान में मौसम बिगड़ रहा है, बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। उसी आसमान के नीचे खून की नदियां बह रही हैं। इन्हीं अनगिनत लाशों के बीच एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अपने हाथों में खंजर लिए कहती है, क्विंग फैंग तुम सच में कुछ तो हो। इवन तुम्हारे ऊपर 100-फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है, उसके बावजूद तुमने एंशिएंट गॉड रूइन को क्लियर कर लिया। 100-फोल्ड एजिंग इफेक्ट का मतलब कि तुम्हारी उम्र 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। वो लड़की कंटिन्यू करती है कि भले ही इस गॉड्स रूइन को तुमने क्लियर किया हो, पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मैं ले रही हूँ। इस तरफ क्विंग फैंग बहुत ज्यादा घायल अवस्था में खांसते हुए कहता है, क्यों आखिर ऐसे समय पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। पर इस लड़की ने तो बेदर्दी से क्विंग फैंग की आंखें बाहर निकाल ली थी और वो कहता है, क्या क्विंग फैंग तुम खुद को मेरा भाई बुलाते हो? हाँ, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हें तो बस मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, तुम्हारे अंदर तो मेरे जैसा खून भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को मेरा भाई बुलाते हो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है, शाओयू इससे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे देख के तो उसकी बहन तुरंत ही अपना मूड बदल लेती है और एकदम खुशी से कहती है, ब्रदर सॉन्गफेल। और ये सॉन्गफाई कहता है, हाँ ये तुम्हारा सो कोल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। और वो अपने एमसी से कहता है, क्विंग फैंग इस बार तो ये सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, वरना तुम्हारी हेल्प के बिना तो शाओयू और मुझे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिलता। और उसने इस समय पे अपने एमसी की बहन से एमसी की आंखें भी ले ली थी और वो बताता है, ये सोल स्टीलिंग ब्लेड जो तुम्हारी बॉडी में धसी हुई है, एक ही बार में तुम्हारी सारी लाइफ स्पैन को चूस लेती है। इसे पाने में तो सच में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो बताओ हमारा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्वीन शाओयू मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इतना बड़ा किया, स्कूल में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, और जब ये गेम इस दुनिया पे डिसेंड हुआ मैंने अनगिनत बार अपनी जिंदगी रिस्क में डाल के तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मैंने सच में तुम्हें मिस जज किया माय डियर सिस्टर। तो उसकी सिस्टर जवाब देती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तो हमेशा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते थे, हमेशा ही मुझे एक बॉस की तरह कमांड देते, मेरी लाइफ को कंट्रोल करते। पहले सॉन्गफाई और मुझे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी जरूरत थी, पर इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से तुम्हारी वो जरूरत भी खत्म हो चुकी है, तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्गफाई अपनी दोनों तलवार लेके एमसी की तरफ छलांग लगा देता है और वो कहता है, क्विंग फैंग अब शांति से मर भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाता है, हाँ भले ही मैं यहाँ पर मर भी जाऊं, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर अगले ही पल सॉन्गफाई अपनी तलवार से एमसी की गर्दन आसमान में उड़ा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ गया। जैसे ही कोई भी गहरी नींद में सोता, वो तुरंत ही उस गेम में खींच लिया जाता। उस गेम की इकलौती करेंसी थी लाइफ स्पैन, मतलब जिंदगी। किसी मॉन्स्टर को मारने से तुम्हें जिंदगी मिलती और खुद के मरने से तुम्हारी जिंदगी खो भी जाती। इस गेम के प्लेयर्स लाइफ स्पैन को खर्च करके अपनी एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में भी ला सकते थे। ताकतवर लोग अपने खाली हाथों से टैंक्स तक को फाड़ सकते थे, एक तलवार से प्लेन के भी 2 भाग कर सकते थे, इवन अपनी बॉडी पे न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को झेल सकते थे। उसी समय से ये दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से बदलने लगी, चारों तरफ तबाही मचने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने अनगिनत कठिनाइयां झेली और उसके बावजूद मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके मुश्किल से काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया और उसके बाद फाइनली गॉड्स रूइन को कॉन्कर किया, मतलब कि जीता। और इसके रिवॉर्ड में मुझे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मिला। एटलीस्ट मैं पीक तक पहुंचने के लिए क्वालिफाइड था। पर आखिर किसने ही सोचा था कि सक्सेस का प्राइज मेरी खुद की फैमिली से धोखा होगा। तो मेरे सारे एफर्ट मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेरेंस थे, और मेरा सारा हार्ड वर्क, मेरे सारे स्ट्रगल्स किसी और की सक्सेस के लिए रास्ता बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ये जिंदगी दोबारा जी पाता तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता। फिर हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाते हैं और इस अंधेरे को तोड़ते हुए आती है चांदनी, और इस चांदनी के नीचे हमारा हीरो बिल्कुल शांति से सो रहा है। पर तभी एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और वो हैरानी से खड़े होते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है? और वो आसपास देखता है, उसे पता चलता है ये तो रियल वर्ल्ड है। वो एकदम से अपनी गर्दन पे हाथ फेरते हुए अपना फोन खोलता है और वो कहता है क्या मैं मर नहीं गया था? और वो कहता है क्या इसमें साल 2025 क्यों दिखा रहा है? फिर वो जब भी पहाड़ देखता है, बाहर चारों तरफ शहर में लाइटें चमचमा रही थी और वो सोचता है क्या ये हो सकता है कि मैं
फिर से रिबॉर्न हो गया हूँ। उसका सर अब भी चमचमा रहा था और वो कहता है, क्या मैं 9 साल समय में पीछे आ गया हूँ जब गॉड्स फॉरसेकन गेम डिसेंड हुआ था। फिर हमारा सीन सुबह को आता है। उसकी बहन स्कूल ड्रेस में लात मार के दरवाजा खोलती है और एकदम से चिल्लाने लगती है। वो सामने भाई को देखती है तो और गुस्से में चिल्लाती है, क्विंग फैंग तुम सच में घर पे हो तो फिर भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। यहाँ अपना एमसी तो बस चैन से कॉफी पी रहा था और वो इस लड़की को देखते हुए याद करता है, अरे हाँ मुझे अब याद आया, जब फॉरसेकन गेम इस दुनिया में आया था उसी दिन मेरा अपनी बहन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उस सॉन्ग फाई की वजह से। और वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में डस्टबिन सब बाहर फेंकने लगी थी और वो जोर से चिल्लाती है, क्या मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम इसमें इतनी बड़ी डील क्या बना रहे हो। तुम्हें तो समझ में भी नहीं आता कि ब्रदर सॉन्ग फाई अभी कितनी बड़ी डिफिकल्टी में हो और इसी टाइम पे तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। एमसी बताता है कि गेम डिसेंड होने से पहले ये साओबाई एक अंडरग्राउंड आइडल था और मेरी बहन शाओयू ये तो उसकी ऑब्सेस्ड फैन थी। सॉन्गफाई ऊपर से तो बहुत ज्यादा ग्लैमरस और बहुत ही अच्छा लगता है पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है जिसने कई सारी फीमेल्स को ट्रिक किया और उनसे सारे पैसे ऐंठे, इवन उनकी बॉडीज तक को बेच दिया उसने। और शाओयू को स्कैम होने से बचाने के लिए मैंने उसे इसके आसपास भटकने के लिए भी रोक दिया पर इसके अंत में मेरे ऊपर इसकी लाइफ को कंट्रोल करने का इल्जाम लगाया इसने। या क्विंग फैंग अपने पास्ट को याद ही कर रहा था तो ये लड़की यहाँ एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाने लग जाती है, क्या तू बहरा हो गया है, जब मैं तेरे सामने इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ तो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है कि जैसे तू मुझे सुन ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मेरे ब्रदर सॉन्गफाई अब टॉप रैंक से इस मंथ में नीचे गिर चुके हैं। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया उन्हें रैंक अप कराने के लिए तो मैं तभी अपना एमसी रख के सीधा इसके गाल पे चांटा देता है और ये जो ग्रिप एकदम सामने सामने बनी थी ना इससे ऐसी चट आवाज आती है कि एक ही बार में ये लड़की पीछे जाके गिरती है। और ये थप्पड़ा इतना ताकतवर था कि इस लड़की का गाल सूज जाता है, मुंह से खून आने लगता है और ये लड़की कांपने लगती है और ये कहती है, क्या क्विंग फैंग तुमने सच में मुझे मारा। पर अब तो मानो अपने एमसी के अंदर का शैतान जाग गया हो और वो कहता है, क्वीन शाओ ना तो मेरे पास अभी कोई मूड है और ना ही टाइम है आज तुमसे आर्ग्यू करने का, पर फिर भी अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भौंकती रही तो मैं तुम्हारे थोपड़े को वही मसल दूंगा। फिर वो एक क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये सारा पैसा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे, भले इन सालों में मैंने कितनी ज्यादा हार्डशिप झेली हो पर मैंने इसके अंदर से एक सिंगल सेंट भी खर्च नहीं किया। आज मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स के नाम पे मैं तेरे लेवल तक नहीं गिरूंगा, पर याद रखना आज से मेरे क्विंग फैंग के पास तेरे जैसी कोई सिस्टर नहीं है। और वो यहाँ से गेट लगा के चला जाता है और ये लड़की अब यहाँ रोती हुई रह जाती है। फिर वो दूसरे रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने शाओयू को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया था, बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स, डंजन्स जिन्हें पाने में थोड़ा बहुत भी रिस्क होता है, मैंने उन्हें छोड़ दिया था। अब मैं ये सोचता हूँ कि बिना इस बर्डन के मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। फिर वो अपना कप रख के स्लीपिंग पिल्स को लेने लगता है। स्लीपिंग पिल्स से ऑब्वियसली वो सो जाएगा और वो एक गहरी नींद से अपने गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और वो पानी पी के कहता है, इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करूंगा ताकि सब लोगों से मैं आगे रह सकूं। शाओयू अब से तुम खुद पर ही डिपेंडेंट हो और सॉन्गफाई मैं पर्सनली तेरा सर लेने आ रहा हूँ। और वो अपने दिल में गुस्से की आग लिए वहीं पर ही सो जाता है और वो जागता है किसी अजीब से ही पानी जैसे जगह पे जहाँ पे चारों तरफ पानी बह रहा है और वो एक दरवाजे से अंदर आता है और वो आसपास देखते हुए कहता है, ये तो करियर चॉइस हॉल है, मैंने इसे बहुत मिस किया। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मुझे एक कैरेक्टर का करियर चूज करने के लिए घंटों लग गए और यहाँ से वापस निकलने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इस बार मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। फिर वो एक वॉरियर प्रोफेशन के सामने आता है और वो हमें बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने घंटों तक सोच के वॉरियर प्रोफेशन को चूज किया था क्योंकि मुझे शाओयू को प्रोटेक्ट करना था। भले ये वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा कमजोर तो नहीं होता पर अब ये मेरे लिए सही नहीं है। बिना क्वीन शाओयू के बर्डन के मैं अब अकेले ज्यादा तेजी से क्लियर कर लूंगा। इस गेम में मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये तय रहा। फिर वो एक असैसन कैरेक्टर के सामने आता है और वो कहता है कि इस जिंदगी में मैं एक असैसन बनूंगा। और जैसे ही वो असैसन कैरेक्टर पर क्लिक करता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। ये देख के तो हमारा एमसी खुद भी बहुत हैरान और कंफ्यूज जाता है।
तभी उसके पीछे एक बहुत ही जाइंट चमचमाती हुई आंख ओपन हो जाती है और एक नोटिफिकेशन आती है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो गया है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव अथॉरिटी है। पैसिव मतलब कि ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाती है और इसके इफेक्ट के तौर पे जैसे ही MC फॉरसेकन गेम में एंटर करेगा उसे तुरंत के तुरंत हाईएस्ट रैंक का प्रोफेशन और टैलेंट दिया जाएगा। यहाँ अपना MC बहुत ज्यादा खुशी से कहता है कि आई ऑफ जजमेंट खुद से ही मुझसे जुड़ गया मेरे रिबर्थ के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है तब तक भले ही इस आर्टिफैक्ट को कोई चुरा ही क्यों ना ले, ये यूजलेस होगा। शायद मेरा रिबर्थ भी इसी की वजह से हुआ है। पर तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे डार्क कलर के स्पाइक्स जैसे कुछ MC के अंदर ही घुसने लगते हैं और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो सारे इसको जकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस खुद से MC के साथ जुड़ना चाहती है। तभी एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिला है, इसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तभी इसी डार्कनेस के अंदर से अपने MC का हाथ बाहर आता है और एक और डार्क नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम खुद एक शैडो बन चुके हो। फिर क्विंगफिंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। उसके अंदर से सारा शैडोज जैसे बाहर आ रहे थे, उसके बाल भी अब सफेद हो चुके थे और वो अपनी नई ताकत को फील करते हुए कहता है तो ये है असैसिन्स के लिए हाईएस्ट टियर हिडन प्रोफेशन। ये तो मेरी पिछली जिंदगी में मेरे चुने गए वॉरियर प्रोफेशन से पूरी तरह से डिफरेंट है। बस इस प्रोफेशन के मिलते ही मुझे इतनी ज्यादा ताकत फील हो रही है। और वो अपनी आंखों को चेक करते हुए बोलता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा छोटा चांस होता है कि हाईएस्ट टियर का हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाए और मेरी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इसी छोटे से चांस को पूरे पक्का ही कर देती है। आखिर ये चीज क्या है? तभी अपना MC आसमान में उड़ने लगता है और उसके पीछे कुछ आंख जैसा ओपन होता है। उसके सामने दो नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में लिखा था अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जेन्युइन, एंशिएंट और प्राइमल अथॉरिटी है। इसकी ताकत रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती है। तुम टेम्परेरीली अभी इसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास डिविनिटी ही नहीं है, तो एक्टिवली तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर इसके पैसिव फीचर्स अनलॉक हो चुके हैं। इसे देख के अपना MC बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है क्या प्राइमल अथॉरिटी जो रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती है? मेरी पिछली जिंदगी में गॉड फॉरसेकन गेम के 7वें साल में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर इस गॉड अमेंडेंट रिलम को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला गया था। इसके बाद ही ह्यूमैनिटी को पता चला कि इस दुनिया में ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है। पर इनफैक्ट इसके बाद कोई और ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसे पावर ऑफ ऑर्डर मिली। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो मैंने अपनी जर्नी को बस शुरू ही किया है और मुझे अभी से ही एक प्राइमल अथॉरिटी मिल गई जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सप्रेस करती है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस गॉड फॉरसेकन लैंड को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और डिविनिटी को हासिल कर लूं, वैसे ही मैं इस आई को एक्टिवली यूज कर पाऊंगा। तो अब लगता है मेरी जिंदगी का एक नया गोल बन चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब शायद से नाम होता होगा, पर अपन अभी के लिए एलियस ही बुलाते हैं। तो अपना MC सोचता है क्या एलियस? हाँ, अब जबकि मेरा प्रोफेशन शैडो से जन्मा है तो चलो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। तो एक नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हारा एलियस है शैडो और तुम अब गॉड फॉरसेकन लैंड में एंटर कर रहे हो। और एक आवाज आती है कि ये बंजर जमीन अनगिनत मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है, तो सावधान रहना। वो तुम्हें पूरी तरह से चीर फाड़ के रख के तुम्हारी लाइफ स्पैन चुराने के लिए हमेशा तैयार होंगे। यहाँ टाउन छोड़ के और मॉन्स्टर को मारने पे तुम्हें ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलेगी जिससे तुम ट्रेड कर पाओगे। पर अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम आधी लाइफ स्पैन खो दोगे, दोनों ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल। फिर हमारा MC एकदम शैडो की झक्कास एंट्री के साथ अपने टाउन में ट्रेवल करके आ चुका है और एक आवाज आती है कि ये एरिया है शेल टाउन, एक ऐसा सेफ जोन जहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते और लाइफ स्पैम के लूज करने की स्पीड है 1x। मतलब कि जैसे तुम्हारे रियल टाइम में रियलिटी में लाइफ स्पैम जाती है, जिंदगी गुजरती रहती है, वैसे ही गेम में भी गुजरेगी, मतलब उतनी जिंदगी खर्च होगी। वहीं उसे बगल में बहुत सारे लोग भी बातचीत करते हुए दिखाए जा रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, ये प्रोफेशन एलिस क्या चीज है। एक दूसरा कहता है मैं तो नाइट शिफ्ट करके आया हूँ और शायद मैं तो हेलुसिनेट कर रहा हूँ।
इन्हें देख के अपना एमसी सोचता है क्या इतने सारे लोग पहले यहाँ पर गेम में आ चुके हैं। जल्द ही अलग अलग जगहों से अलग अलग कंट्रीज से पावरफुल लोग भी यहाँ पर आएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से इस दुनिया में बदल देंगे। और यहाँ पर लोग एमसी को देख रहे थे तो वो कहते हैं क्या ये किस तरह का प्रोफेशन, ये हमसे इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। दूसरा कहता है इसके हाथ में डैगर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक असेसन है। तो एक असेसन भी था, वो कहता है मैं भी तो एक असेसन हूँ, मैं इसकी तरह कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ। और इसकी स्टेटस में देखो, इसके पास तो स्किल्स भी हैं। अपना एमसी सोचता है अगर मैं उन कंट्रीज के पावरफुल लोगों से आगे रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके और पावरफुल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती, मेरे पास समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके सामने लाइट चमकती है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। वो मैं सामने दिखाते हैं बहुत सारे लोग अपनी बुरी बुरी हालत में यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे। वो सब चिल्ला रहे थे आओ। तो हम मरने के बाद सीधा टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, पर एकदम से बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या वो जंगली मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर है, बस एक ही बाइट में उसने हमारी आधी टीम को खत्म कर दिया, हम उससे कैसी फाइट कर सकते हैं। वो तो बस एक लेवल 1 का क्रोरल था, हमारी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी हमने सिर्फ 1/3 उसकी हेल्थ कम की थी। एक जोर से चिल्लाता है मेरी लाइफ स्पैन, मैंने अपनी आधी जिंदगी की लाइफ स्पैन खत्म कर दी। फिर ये लोग एक लड़की के पास आने लगते हैं, सिस्टर लीजी अब हमें क्या करना चाहिए। ये लड़की भी अपना सर पकड़ के करी थी। फिर तभी अपने एमसी को भी देखती है जो कि बहुत इसे अजीब लग रहा था। अपना एमसी सोचता है एक ऐसा आर्चर जिसके पास छोटा बो और एरोस है, लगता है इसके पास भी एक हिडन प्रोफेशन है। फिर ये लड़की एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर लगता है कि तुम्हारे पास भी एक हिडन क्लास है, चलो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। बाहर के मॉन्स्टर सच में बहुत ही खतरनाक हैं। एक मॉन्स्टर ने हमें एक ही बार में खत्म कर दिया, हम उन्हें अकेले के दम पे हैंडल नहीं कर सकते, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। अपना एमसी सोचता है क्या एक्सपीरियंस, मरने का एक्सपीरियंस है क्या तुम लोगों के पास। और वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। और एमसी बस इतना बोल के आगे जाने लगता है तो इस लड़की के साथ ही सारे एमसी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं क्या इतना ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, अगर हम पांचों उनको बीट नहीं कर पाए तो अकेला ही क्या ही कर लेगा। हमने बोला ना कि बाहर के मॉन्स्टर कितने ज्यादा खतरनाक है, ये तो बस अकेला जाके मरने की सोच रहा है। तो एक बंदा थोड़ा चालू था और वो कहता है हाँ ज्यादा इसके ऊपर चिंता मत कर, ये एक हिडन क्लास का नोबल बंदा है, अगर ये अपन को बीट भी नहीं कर पाया तो अकेला वहां से भाग के तो आ ही सकता है। ये लड़की अपने एमसी का स्टेटस चेक करती है तो वहां पर उसका नाम उसको शैडो दिखाई देता है। तो वो कहती है हाँ कितना हाई एक्ट कर रहा है। फिर ये लड़की अपने लोगों से कहती है कि चलो इसे ही फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके पास कौन सी स्किल है, हो सकता है कि हमें इससे इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई नई जानकारी मिल जाए और हो सकता है कि हम इसे मरते हुए भी देखें। अब हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है और इसी के पीछे वो लड़की भी पीछा कर रही है और वो हमें बताती है लैंड अबेंडेंट बाय गॉड्स। ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्द ही एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज से निकलते ही जो हमें सबसे पहला मॉन्स्टर मिला उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो एब्सोल्युटली ऐसा एनिमे तो नहीं है जिससे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सके। और ये लोग एमसी का पीछा करते करते उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है, मेरा तो एक डैगर है पर उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड है। बस इतना ही नहीं, उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा तेज है, जबकि मैं एक असैसन हूं तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। ये लड़की भी एमसी को देखते हुए सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही अनयूजुअल प्लेयर है, इससे फॉलो करने से हमें जरूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना एमसी पीछे मुड़ के इनको देखता है तो ये लड़की पेड़ के पीछे छुपने लग जाती है और वो कहती है क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तभी हमें दिखाते हैं अपना एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडोज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये सब ये बाहर निकल के बात करने लगते हैं क्या वो कहाँ चला गया, नहीं वो हवा में से ही कैसे गायब हो गया, ये जरूर कोई स्टेल्थ स्किल होगी, एक ऐसी स्किल जो हमें शुरुआत में मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है, पर ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं है। आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। और हमें दिखाते हैं अपना एमसी भी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे हाँ छोड़ो चलो वापस से टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ स्पैन पहले ही हाथ ही हो चुकी है, हाँ चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने के कोई तरीके देखते हैं, चलो देखते हैं कोई हिडन रिवॉर्ड्स या कोई ट्रेजर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए हमें। अपना एमसी यहाँ दो स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाते हैं, अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल को भी 1 से बढ़ा देती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता, कोई अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असैसिन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए भी मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। फिर वो यहाँ से चला जाता है।
फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहाँ पर अपने एमसी कहता है मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें ये चीज अच्छी है जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ उसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है, बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर हमें पहली बार एमसी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जहां पर उसका कोड नेम शैडो, क्लास शैडो और उसका लेवल 1 पे होता है। और मैंने जब शुरुआत में बोला था एलियस चूज करने का, वो शायद से कोड नेम ही था और मैंने तो पहले बोला था एलियस का मतलब नाम हो सकता है और ये नाम ही निकला। एमसी के स्टेट्स में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है 75 ईयर की, ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। ये देख के अपना एमसी बताता है कि सभी प्लेयर्स के स्टेट्स शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वॉरियर क्लास ने मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ज्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्पिरिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और वो कहता है यहाँ एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले तुम कुछ भी करके अपने स्टैट को कितने ही ज्यादा कर लो, मॉन्स्टर्स प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं। बिना खुद पे एक भी डैमेज लिए इन मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाओ। तभी उसको घुर घुर की आवाज आने लगती है तो ये सामने देखता है वहां पर एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था जो घुर घुर की आवाज निकाल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसके स्टेट्स में बताया गया था ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अपनी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसे देख के एमसी कहता है एक क्रॉलर, ये अभी लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म किया था। उस क्रॉलर ने एमसी को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो पागलों की तरह एमसी पे झपट्टा मार के हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर अपना एमसी इसके कैलकुलेट कर रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया था। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैम चुरा लेते हैं और ये जब इनफ लाइफ स्पैम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉलर जब एमसी पे हमला करता है तो एमसी अपनी हाई एजिलिटी की वजह से डॉज कर जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शैडो निकाले लगते हैं और वो देखते ही देखते शैडोस में गायब होने लगता है। इस क्रॉलर की आंखों के सामने से ही एमसी शैडोस में बदल के गायब हो जाता है। ये क्रॉलर आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर इसके ऊपर ही शैडोस दिखाई देते हैं और एमसी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक करता है और एक हमले में मॉन्स्टर मारा भी जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 के क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और एमसी कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं इसे 1 शॉट कर सकता हूँ, जरूर मुझे ये पता था कि मैं इसकी गर्दन पे मारूंगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन बताते हैं बैक स्टेप के बारे में। अगर तुम किसी की ऐसी जगह से हमला करते हो जहां से तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही नहीं पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाता है। मतलब अगर अपना एमसी कोई छुप के हमला करे और उसका दुश्मन उसे देख ही नहीं पाए तो उसका डैमेज डबल ही हो जाएगा। ये देख के अपना एमसी कहता है हाँ तो अब ऐसे हुआ, मेरे बैक स्टेप स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एमसी ने अपने स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ, उसने गर्दन पे हमला किया इसलिए क्रिटिकल हिट लगा, बैक स्टेप की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपने पुरानी यादों में खो जाता है जहां पर वो उस टाइम पे वॉरियर था, तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रॉलर को मारने में भी उसे सदियां लग जाती थी और प्रोसेस में उसकी जिंदगी भी कभी कभार खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रॉलर से मिली हुई एनर्जी को मसलता है तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिससे वो सौदा कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर एमसी कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैम छोड़ी होगी, पर क्लोरर ने इसे एब्सॉर्ब कर लिया इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसके पीछे आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। इन्फिनिटी एवोल्यूशन ये एक प्राइमल टैलेंट है, जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहां तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओगे तो तुम्हें गारंटी इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। ये देख के तो अपना एमसी खुशी के मारे पागल होने लगता है और वो कहता है क्या इन्फिनिट इवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। जब भी मॉन्स्टर को मारने से कोई स्किल ड्रॉप होती है तो उसका ग्रेड हमेशा ही फिक्स रहता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन्हें इंप्रूव किया जा सके। ये पावर तो सच में रूल्स एंड ऑर्डर
पावर के परे है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शैडो स्नीक और बैक स्टेप को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी है। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक, जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से अब 16 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूलडाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकंड हो गया है। बैक स्टेप स्किल, जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल के बारे में जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है शैडो स्नीक, इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड की है। मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल होके 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रॉलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तभी एमसी के पीछे से आवाज आती है। कोई कहता है कि जरो उस पतले से बंदे को तो देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया। मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान है। और हम दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था, जिनमें एक लड़की थी जो उसके बंदे का बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी। और उसका वो बंदा कह रहा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही हैं। ये बंदा यहाँ कहता है, हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल, मैं कहूं तो इसे जरूर कोई अभी कैरी करने वाला है, देख तू बस। अपना एमसी पीछे की मॉन्स्टर को देख के कहता है नॉट हर, और वो अपनी शैडोज में ही गायब होने लगता है। ये देख के वो लड़की कंफ्यूजन में कहती है, क्या वो बंदा तो सामने से ही गायब हो गया? तो ये लड़का हंसते हुए कहता है, वो जरूर मेरी मसल देख के डर गया होगा। पर ये स्पाइडर तो अब इन दोनों के सर पे आ खड़ी हो चुकी है और ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत घबरा जाते हैं। कहते क्या ये क्या चीज है? फिर हमें बताया जाता है कि नर्टर एक लेवल 1 के ब्रॉन्ज ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, पर अभी ये जो नर्टर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। और यहाँ अपना एमसी इनविजिबल होकर यहीं पे ही खड़ा था और वो ये देख के सोचता है नर्टर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है। उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उससे कोई नॉर्मल रुकी हैंडल नहीं कर सकता। और उसके पास ऐसी छोटी छोटी सी स्पाइडर्स अपनी कमांड में होती है। मतलब एमसी के सामने जो अभी स्पाइडर है वो किसी बॉस मॉन्स्टर की मिनियन है। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा, इतने में तो उसने उन दोनों का खेल खत्म कर दिया था। और अपना एमसी कहता है परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि अपनी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। वो जाके सीधे उस स्पाइडर के मुंह पे ही स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिससे बहुत ज्यादा जोर से स्पाइडर चीखने लग जाती है। उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है और अपना एमसी फिर से शैडो स्नीक में घुस जाता है, मतलब फिर से शैडो में घुस जाता है। और यहाँ ये स्पाइडर चीखती चिल्लाती रह जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है, तुमने इसकी वीक पॉइंट पे अटैक किया है। यहाँ अपना एमसी भी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उसे भी 9 का डैमेज पड़ा था। और वो सोचता है ये तो अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इसके अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं तो सीधा वन शॉट किल हो जाता। और वो मनी मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और हमें दिखाता है ये बहुत ही घायल हो चुकी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है, उसके बावजूद ये पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है, पेड़ तोड़ रही है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत गुस्सा हो चुकी है। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बस खड़े रह के तुम्हारे हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट पता लगा सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं। लगता है मैं ऐसे ही अब घुस के हमला नहीं कर सकता, पर अगर मेरा गैस सही है तो। फिर हमें दिखाते हैं ये स्पाइडर चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़फाड़ कर रही थी, तभी इसके बगल में से एक हमला आता है और ये हमला सीधे जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट था नीचे का उसका पेट, तो उस पे भी इसका 300 का लगभग डैमेज पड़ता है। और अपना एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। और वो हमें बताता है कि मेरा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल इंचेंटमेंट की वजह से आता है। तो अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी 16 डैमेज डील होगा। फिर एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है कि बस मुझे एक चीज करनी है कि बस मेरे शैडो स्नीक का कूलडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है। और बस ये पत्थर ही एम्बुश स्ट्राइक बैक स्टेप वीक पॉइंट अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगला पत्थर जाके फिर से इसके मुंह पे लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। फिर एमसी फिर से छुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नीक को फिर से एक्टिवेट करना है और शैडो स्नीक के कूल डाउन तक फिर से हिडन रहना है। और कूल डाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। फिर हमारा सीन चेंज होके इसी टाउन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बस मधुमक्खियों की तरह भेड़ लगा के बैठे थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट।
प्लेयर शैडो ने एक नर्टर ब्राउन्स रैंक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया है और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिव हो चुका है और हमें दिखाते हैं इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जहां पर बस नंबर 1 में लेवल 2 का शैडो मतलब अपने MC का ही नाम होता है और ये सब देख के सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल क्या चल रहा है, सोलो किल, मैं तो अभी 2 बार मर चुका हूँ और अब भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पहले किसी ने सोलो बॉस मार दिया। क्या किसी को पता है कि ये प्रो कौन है? क्या कोई मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा सकता है? हाँ, इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है? और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी। यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं पियर क्या तुम ये देख पा रही हो, क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था? तो पियर भी कहती है हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 में पहुंच गए इतनी जल्दी, पर ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, उसने एक बॉस को कैसे मारा? तो उसका टीममेट कहता है हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर ये कोई सिस्टम का एरर है? यहाँ पर ये कपल भी था जिसे MC के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। इसमें ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है क्या किसी ने उस स्पाइडर को मार दिया, पर उसके साथ तो उसके छोटे छोटे स्पाइडर से बहुत सारे थे, आखिर ये शैडो कौन है? तो लड़की कहती है क्या ये वही छुपने वाला असेसन है पहले वाला? यहाँ MC के पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुमने एक ब्राउन्स नर्टर को मारा है, तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, कांग्रेचुलेशन तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, सेल टाउन का लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर MC उस जायंट स्पाइडर के अंदर से लाइफ स्टेम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मोमेंट पे ये बड़ी सी स्पाइडर मरी वहां के छोटे छोटे स्पाइडर तो दुम दबा के भाग गए। अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटी छोटी स्पाइडर्स को मारता तो मुझे इससे ज्यादा XP मिलती। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड्स लिखे गए थे। MC को इससे 46 लाइफ स्पैम मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है और एक स्किल बुक मिलती है ग्रीडी हैंड मतलब कि लालची हाथ, ये ब्राउन्स रैंक की स्किल है। एक और ब्राउन्स रैंक का करोसिव डैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से प्लस कर देता है। इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और 2 अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट से इनका मतलब इन्फिनिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स ही हैं। और इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के अपने MC की नजर सबसे पहले जाती है उसकी एक स्किल बुक ग्रीडी हैंड मतलब लालची हाथों वाली उस स्किल बुक के ऊपर। उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्राउन्स टियर की, ये असेसन स्किल बुक है मतलब असेसन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर्स पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवॉर्ड गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है। ये देख के अपना MC सोचता है क्या मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक ब्राउन्स बॉस मुझे गॉड टियर असेसन स्किल दे सकता है। और हाँ, कंफ्यूज मत होना, गॉड टियर से उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये ब्राउन्स टियर ही है। बस असेसन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टियर पे वैसे ही पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं क्योंकि अब आसपास कुछ ज्यादा शोर शराबा होने लगा है। तो अब एपिसोड को यहीं भी खत्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो और अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।